नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मोदी जी का यूरोपियन टूर स्टार्ट हो चुका है। मोदी जी 3 कंट्रीज को विजिट करेंगे। पहले जाएंगे जर्मनी में, फिर डेनमार्क और उसके बाद जाएंगे फ्रांस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोपियन टूर है। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मोदी जी जर्मनी में पहुंच चुके हैं और जर्मनी के चांसलर ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग इंडिया एंड रशिया। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है। जर्मनी के जो अब आज के समय नए चांसलर हैं ओलाफ शॉल्स, क्योंकि एंगेला मर्केल अब हट चुकी हैं, तो जो नए यहाँ पर चांसलर हैं ओलाफ शॉल्स, इन्होंने ये कहा है कि हम बिल्कुल इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि एक एग्रीमेंट हो जाएगा भारत के साथ। रिटन एग्रीमेंट नहीं मगर एक वर्बल एग्रीमेंट यहाँ पे हो जाएगा, जहां पर भारत और जर्मनी बिल्कुल एक सुर में रशिया के अगेंस्ट बात करेंगे वॉर क्राइम्स को लेकर। यहाँ पर आप देख पाओगे जो कोर प्रिंसिपल है यूएन का, ये रशिया ने वायलेट किया है और जिस तरीके से सिविलियन पॉपुलेशन का मैसेकर किया गया है रशियन फोर्सेस द्वारा, हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया और जर्मनी मिलकर ये मुद्दा उठाएंगे यूएन में और इंटरनेशनल फोरम्स में। अब वैसे आप अगर देखें तो बिल्कुल यूक्रेन में बहुत लोग मारे गए हैं सिविलियंस। आप अगर नोटिस करेंगे, यूनाइटेड नेशंस का एस्टिमेट है कि आराम से 4000 के ऊपर सिविलियंस मारे गए हैं। यूक्रेन की सरकार खुद कहती है कि इनके 24,000 के आसपास हो सकता है कि सिविलियंस मारे गए हों। और अगर आप सोच रहे हैं कि जर्मनी ने जो ये वॉर क्राइम्स वाला इशू है ये क्यों उठा लिया है, देखिए इसके पीछे रीज़न ये है कि जर्मनी की आज के समय पूरे दुनिया में हो रही है निंदा हो रही है इस बात को लेकर कि जर्मनी सबसे बड़ा परचेजर है रशियन ऑयल नेचुरल गैस का। कोई भी देश आज के समय रशिया की जो वॉर है यूक्रेन पर, इसको उतना फंड नहीं कर रहा जितना जर्मनी फंड कर रहा है इनडायरेक्टली। और पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि एरोगेंट, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट, ये जो वॉर हुई है यूक्रेन से, इससे हमको पता लग चुका है कि जर्मनी की जो एलीट है, जो इनके बड़े बड़े नेता हैं, ये कोई खास लिबरल डेमोक्रेसी के कुछ डिफेंडर्स नहीं हैं। जहां पर इनको नेचुरल गैस, ऑयल की कमी दिखती है, ये चुपचाप व्लादिमीर पुतिन के सामने झुक जाते हैं। आज के समय लिटरली कहा जा रहा है कि जर्मनी हैज़ बिन हेल्ड हॉस्टेज बाय पुतिन, क्योंकि जर्मनी इतना डरता है रशिया से कि जर्मनी ने कोई हैवी वेपनरी यूक्रेन भेजने से भी मना कर दिया। जर्मनी बार बार ये बात को टालता रहता है। कभी कहता है कि हाँ ठीक है टैंक्स भेजेंगे, फिर 2 दिन बाद न्यूज़ आएगी कि हाँ नहीं कैंसिल कर दिया, कुछ और भेज रहे हैं, स्मॉल आर्म्स, एम्यूनेशन, एड वगैरह भेज रहे हैं। क्योंकि रशिया से जर्मनी डरता इतना ज़्यादा है कि अगर रशिया ने इनकी नेचुरल गैस कट कर दी तो रातों रात ये देश स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा, इनकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो सिंस उस एस्पेक्ट में ये कुछ कर नहीं सकते, रशिया से नेचुरल गैस, पेट्रोलियम या फिर और जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब खरीदना ऑल टुगेदर बंद ये लोग कर नहीं सकते। तो अब ये लोग फोकस कर रहे हैं वॉर क्राइम्स पर कि यूएन में और जगह इंडिया समेत और जो वेरियस कंट्रीज हैं इनको ये इकट्ठा करके ग्रुप बनाएंगे और फिर रशिया के अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। ये आप कह लीजिए जर्मनी का एक अटेम्प्ट है फेस सेविंग के लिए कि कहीं से ना दुनिया में इनको थोड़ी बहुत फेस सेविंग मिल जाए, दुनिया ये ना कहे कि जर्मनी ने चुपचाप रशिया को फंड किया जब रशिया यूक्रेन में जो आम सिविलियंस हैं उनको मार रहा था। नाउ इस टॉपिक को और डीपली स्टडी करते हैं कि यूएन का रोल यहाँ पर क्या है, इंडिया किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि देखो जर्मनी का बस एक ही कोस्ट लाइन है, एक ही यहाँ पे आपको दिखेगी जर्मनी की कोस्ट लाइन। आपको बताना है कि जर्मनी की कोस्ट लाइन के पास कौन सा सी मिलेगा आपको। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ब्लैक सी, नॉर्थ सी, कैस्पियन सी या फिर लैब्राडोर सी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना कुछ ही दिनों पहले यूएन के जो चीफ है एंटोनियो गुतेरेस, ये गए थे यूक्रेन में। ये यहाँ पर ज़ेलेंस्की से मिले, यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो है। और अजीब बात यहाँ पर ये हो गई कि जैसे ही एंटोनियो गुतेरेस यूक्रेन में उतरे, रशिया ने ऐसे ही एक मिसाइल मार दिया कीव पर। और बताया जा रहा है कि यूएन चीफ एक बार को घायल हो सकते थे अगर ये मिसाइल कुछ किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा करीब होता एक बिल्डिंग के। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर एंटोनियो गुतेरेस यूक्रेन में गए क्यों थे? देखिए गए इसलिए थे क्योंकि आज के समय यूएन तैयारी कर रहा है हैवी इन्वेस्टिगेशन करने की ऑफ वॉर क्राइम्स इन यूक्रेन। आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वॉर में सिविलियंस को मारना, सिविलियंस पर अत्याचार करना एक बहुत ही ग्रेव वायलेशन है यूएन के चार्टर की। और रशिया पे आज के समय बहुत से आरोप लग रहे हैं कि रशिया ने बूचा में, खरकिव में, सोमी, वेरियस जो सिटीज़ है यूक्रेन की, वहाँ पर सिविलियंस को तड़पा के मारा है और मास स्केल पर रेप किया है। एक्चुअली आप अगर देखें तो बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं
जहां पर जो यूक्रेन की विमेन है इन्होंने क्लेम किया है कि रशियन सोल्जर्स ने इनके भाइयों को, इनके हस्बैंड को मार दिया, फिर सेक्सुअली इनको असॉल्ट किया। और एक्चुअली रेप को ऑल टुगेदर रशियन आर्मी ने एक वॉर का वेपन ही बना दिया है, ताकि बाकी जो पॉपुलेशन है, सिविलियन पॉपुलेशन, ये बिल्कुल डर जाए, इनमें से कोई आदमी बंदूक लेकर रशियन आर्मी के अगेंस्ट खड़ा ना हो पाए। और रिसेंटली जो यूएन की टीम गई है यूक्रेन में चेक करने के लिए कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितने सिविलियंस मारे गए हैं, किस स्केल पर वॉर क्राइम्स हुए हैं, तो इनके इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा है कि देखिए बिल्कुल सिविलियंस की डेथ तो यहाँ पर हुई है, काफ़ी जगह अनलॉफुल तरीके से सिविलियंस को मारा गया है, टॉर्चर करके मारा गया है, सेक्सुअल वायलेंस हुआ है यहाँ पर, और बहुत ही बड़े स्केल पर वायलेशन हुई है ह्यूमन राइट्स की रशियन आर्मी द्वारा इन यूक्रेन। नाउ यूजुअली आप अगर देखो तो जो ये वॉर क्राइम का इशू है ये उठाता है यूएन का ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मगर यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने तो आपको पता होगा रिसेंटली रशिया को बाहर ही निकाल दिया है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पर रशिया उनकी कुछ सुन नहीं रहा। तो घूम फिर के ये जो मुद्दा है वॉर क्राइम्स का, ये अब पहुंच चुका है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में, और यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑलरेडी रिसेंटली एक इनफॉर्मल मीटिंग रखी है ऑन पॉसिबल वॉर क्राइम्स बाय रशिया। ज़ेलेंस्की भी इस मीटिंग में आए थे। इन्होंने ये कहा था कि हाँ बिल्कुल रशिया ने वॉर क्राइम्स किए हैं यूक्रेन में, और रशिया की जो सदस्यता है एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये छीन लेनी चाहिए, और अगर ये नहीं किया जाता तो ये एक बहुत ही बड़ा इनजस्टिस होगा टू द यूक्रेनियन पीपल। तो आने वाले समय में क्या होगा कि बार बार यूनाइटेड नेशंस में, प्राइमरली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये इशू रेस किया जाएगा कि रशिया ने कितने सिविलियंस को यहाँ पे मारा है और किस हद तक वॉर क्राइम्स हुए हैं। और इंडिया का रोल यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बात तो इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का आज के समय एक टेम्परेरी मेंबर है। आपको पता होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 होते हैं परमानेंट मेंबर, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना, और फिर 10 होते हैं टेम्परेरी मेंबर्स, जिनकी हर 2 साल में जो सीट है ये चेंज होती रहती है। नाउ आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट इतनी स्टेटमेंट्स इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ये अप्रैल में थी यूनाइटेड किंगडम के पास, फिर अब मई जो ये महीना चल रहा है अब आ चुकी है यूएसए के पास, और फिर रशिया को उम्मीद है कि कुछ रिस्पाइट इनको मिलेगा अगस्त में जब चाइना संभाल लेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी। मगर इवेंचुअली लग रहा है कि जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी यूक्रेन वॉर की ये होने वाली है दिसंबर के आसपास, जब इंडिया संभालेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी। और इंडिया पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि इंडिया कौन सा टॉपिक डिस्कस होने देता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और कौन सा टॉपिक हम ब्लॉक कर देंगे। तो इसलिए जर्मनी ऑलरेडी इंडिया को कह रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि वॉर क्राइम्स के इशू को लेकर इंडिया कहीं भी पक्षपात नहीं करेगा। इंडिया यहाँ पर यह नहीं कहेगा कि रशिया कोई हमारा पुराना एक मित्र मुल्क है। इंडिया क्लियरली एविडेंस को देखेगा, और अगर रशिया ने गलत काम किया है तो रशिया की निंदा भी करेगा। तो अगर आप सोच रहे थे कि रिसेंटली इंडिया पर काफ़ी प्रेशर बन गया है और यूएस और बाकी कंट्रीज इंडिया को काफ़ी बार लेक्चर कर रही है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, तो अभी तो देखिए प्रॉपर प्रेशर बना नहीं है। अभी वॉर क्राइम्स का जो प्रॉपर एविडेंस सामने आ जाएगा उसके बाद चाइना और इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा न्यूट्रल रहना यूक्रेन वॉर के इशू को लेकर। और यहाँ पे जर्मनी को एक विंडो दिख रही है, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यहाँ पर भारत पर प्रेशर डाल के जर्मनी अपनी जो इमेज है चमका सकता है, क्योंकि इससे पहले ऑयल परचेज के इशू को लेकर जर्मनी कुछ बोल नहीं पाया इंडिया को, क्योंकि जर्मनी खुद सबसे बड़ा परचेजर है ऑफ रशियन ऑयल एंड नेचुरल गैस। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब जर्मनी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत में आए तब इन्होंने कहा कि वी विल नॉट लेक्चर इंडिया ऑन बाइंग डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। तो ऐसे टाइम में इंडिया की अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखिए इस पर डॉक्टर अजय शंकर ने रिसेंटली रायसीना डायलॉग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अब समय आ चुका है कि हम दूसरों के बारे में ना सोचें कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, कि वो हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। हमें अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। अब टाइम आ चुका है कि हम कॉन्फिडेंट फील करें कि हमारा क्या स्टांस है और उस स्टांस पे हम डटे रहें। मैं चाहता हूं जो ये वीडियो है ये आप देखें। I think it's better to engage the world on the basis of who we are rather than try and please the world as a pale imitation of what they are. This idea that others define us, that somewhere there we need to get approval of other quarters, I think that's an era we need to put behind us. And definitely I would hope in the next 25 years we will be even more deeply international in terms of our commitments, in terms of our responsibilities, in terms of our role than we are. तो मोदी जी का यूरोपियन टूर अभी शुरू ही हुआ है और अभी बहुत से देश मोदी जी के सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं खुद काफ़ी बड़ी हिपोक्रेसी के हिसाब से रशिया के साथ डील कर रहे हैं, मगर इंडिया को बोलेंगे कि देखिए वॉर क्राइम को लेकर आप हमारा साथ दोगे ना
तो इंडिया को कॉन्फिडेंटली यहाँ पर जवाब देना होगा कि वी विल डू व्हाट वी थिंक इज राइट, और आपको यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। वी विल डू थिंग्स आर वे, द इंडिया वे। सो वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि जर्मनी की अकेली जो कोस्ट लाइन है वहां पर कौन सा सी फॉर्म होता है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, नॉर्थ सी। यहाँ पर आप देख पाओगे मैप है, ये जर्मनी है। जर्मनी की आपको जो कोस्ट लाइन है ये सिर्फ नॉर्थ में मिलेगी, और ये यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्थ और सी। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, नीट, यूजी, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, क्लिक करिए अपने एग्जाम ऑफ चॉइस के लिंक पर। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर एसएससी, तो क्लिक करिए एसएससी पर, और यहाँ पे आप चूज कर पाएंगे द एग्जाम कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं 2 साल के लिए, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है 417 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता कतई नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।